मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका राजनीति में आना 100% जरूरी है। हमारे पास आज तो भारत के प्रधानमंत्री को ऐलान करना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक और ईंधन को बचाइए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या सच में बिहार में इंडस्ट्रीज तो लगा है, जैसे कि श्री सीमेंट हो गया, NTPC आए हैं, इससे क्या आम आवाम आम जनता को फायदा हुआ है? जो व्यक्ति कोरोना काल में लोगों से थालियां पिटवा दिए, ढोल नगाड़े पिटवा दिए और उस चीज़ के लिए अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने या देश के सामने एक शब्द में माफ़ी भी ना मांगे, मैं इस चीज़ को कैसे मानूं? सत्यप्रकाश जी, पहले कहा जाता था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, अब उसी तरीके का नहीं लगता है कुछ पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और जैसा कि लोग उन्हें विकास पुरुष भी करते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक छोड़ना और राज्यसभा के लिए जाना, इसे अब कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि औरंगाबाद जिला ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आपको पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिलेगा। इन सब के बीच में जो गौ हत्या और गौकशी, इस सारी चीज़ों पर अभी तक विराम नहीं लगा है, लेकिन भाजपा का एजेंडा में लगभग शामिल था शुरुआती दौर से। इसको कैसे आप देखते हैं? जी नमस्कार, मैं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में कैसे युवा मेहमान आए हुए हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में रफीगंज विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सत्यनारायण यादव उर्फ सत्या यादव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो सिटीयोग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? लगातार छाए हुए हैं अपने कार्यकाल से और आपने चुनाव भी लड़ा था। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आप चुनावी मैदान में आए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा, लोगों के बीच में गए और फिर चुनाव हार गए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो पहली बार बिना किसी पार्टी का, बिना किसी दल का आपने चुनाव लड़ा? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं पिछला चुनाव 2000 ये अभी जो हाल ही में जो चुनाव गया है, ये 224 रफीगंज विधानसभा लगता है हमारा जी, वहाँ से मैं निर्दलीय लड़ा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन यू बिकॉज वी हैव लर्न समथिंग मोर। मैं इतना कर नहीं पाता और मैं साथ ही इस एक्सपीरियंस को मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो नए युवा लोग हैं उनके साथ भी मैं शेयर करूँगा। और डेफिनेटली ये चुनाव ऐसे ही रहा, निकल गया, लेकिन अगला चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ूंगा। लेकिन आपने चुनाव लड़ा, मतलब जितना वोट आना चाहिए, फिर भी आपका सपोर्ट अच्छा मिला। और लेकिन आज के जो दौर, जो उसी चुनाव से जो विधानसभा जीत कर गए विधायक हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में बिहार विधानसभा जो 2025 का चुनाव हुआ था उसमें जीत कर आए हुए जो विधायक हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए, आप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है और ये पूछना भी चाहिए, हर एक मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होने के बाद जो आपने वादे किए थे, जो आपकी पार्टियों ने वादे किए थे, क्या उस पर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जनता को तो पूछना ही चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को, मीडिया कर्मी को पूछना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 365 दिनों में से आपको ये देखना पड़ेगा, जनता को देखना पड़ेगा कि वो कितने दिन जनता के बीच में है, कितने दिन और जगहों पे जा रहे हैं। उनका पार्टी आप देखेंगे 365 दिन में से तो उनके आधे साल तो उनके पार्टियों में ही झंडे ढोने और इधर उधर कार्य में ही लग जाते हैं। कुछ जो दिन बच जाते हैं उनके घर में कार्ड आ जाते हैं। अब भाई शादियों के कार्ड, इनविटेशन कार्ड, अब वो इनविटेशन कार्ड आ गए, वहाँ अगर पहुँच गए तो हमारे जैसे जनता लोगों को भी लगता है कि चलो ये हमारे घर पे आ गए, विधायक जी आ गए या सांसद जी आ गए, एक बहुत बड़ा एक माहौल बनता है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जब ये सिरे में दावत ही खाते चल रहे हैं तो ये क्या काम करेंगे, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जनता को पूछना पड़ेगा, ये आप लोगों को पूछना पड़ेगा, ये हम सबका दायित्व है पूछने का कि जो आपके पास जो साल भर में जो टाइम मिला है उसका क्या आपके पास रोड मैप है? अभिनंदन समारोह भी होता है जब जो चुनाव जीतता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको जितने भी समारोह होते हैं, क्या हमारे पास या मीडिया कर्मी के पास या उन्हीं के पास क्या उनका खुद का एक रोड मैप है कि हमें साल में कितने दिन कहाँ पे अटेंड करना है, कहाँ पे जाना है, किस सब्जेक्ट पे बोलना है, किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें जाना है? ये किसी का कोई रोड मैप ही नहीं है। बस जनता से वो मिल गए, इनविटेशन कार्ड मिल गए, आपके घर पे पहुंच गए, मेरे घर पे पहुंच गए, आप खुशी मैं खुशी, दोनों खुशी खुशी चल। आज के दौर में इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो राजनीतिक जो हो रहा है?
और राजनीतिक में युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, क्योंकि आप ही एक युवा हैं तो आपके पास भी एक विजन होगा, पढ़े लिखे हैं और नौजवान भी हैं, आपके पास जो विजन होगा जिसी को लेकर आप चुनावी मैदान में खड़े हुए होंगे। खैर ये अलग बात है कि आज के दौर में जात हावी है बिहार में, इस चीज़ को आप देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर है कि युवाओं का क्या रोल हो सकता है राजनीतिक में। देखिए सर, हमें क्या है कि शुरू से ही एक है ना माइंड सेट कर दिया गया है कि राजनीति बड़ी ही खराब चीज़ है, एक साजिश है ये, आप इस चीज़ को समझिए। अब इसको देखकर कुछ युवा नहीं आ पाते, कुछ युवाओं के जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं आने नहीं देते कि भाई ये गंदी चीज़ है, इसके अंदर पॉलिटिक्स में मत रहो। लेकिन आप देखेंगे कि इस चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स ही सब चीज़ का निधारण। मैं कह रहा हूँ कि वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सपोज दैट मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, आप राजनीति में नहीं आ पा रहे, मैं राजनीति में नहीं आ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट शुरू से ही एक माइंडसेट है कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है। लेकिन जब आप यही देखेंगे कि जो हमारे नेता लोग हैं वो इस चीज़ को बखूबी जान रहे हैं और वो अपने बच्चों को इस चीज़ के अंदर खींचे जा रहे हैं और हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका राजनीति में आना 100% जरूरी है, वरना आपका भाग्य ऐसा लिख दिया जाएगा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके द्वारा आपका भाग्य ऐसा, और लिखता आ रहा है, होता आ रहा है ये। हम उस चीज़ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के डिसीजन कोई और ले रहे हैं जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कम टैलेंटेड है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और जैसा कि लोग उन्हें विकास पुरुष भी कहते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक छोड़ना और राज्यसभा के लिए जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा ओहदा था बिहार के अंदर, काफ़ी अच्छी राजनीति करी उन्होंने, कुछ उनके फेलियर भी रहे और मैं दिल से, मैं रियलिटी में उन्हें मानता भी हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और काफ़ी, मैं ही नहीं, काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लालच और एक चालाकी, दो ऐसे शब्द है ना जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। आपको पता नहीं चल पाएगा, हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता बिल्कुल भी, लेकिन वो चीज़ें है ना हमारी ज़मीन से फिसलती रहती है जी। जो इन्होंने अभी जो राजनीति, जो पिछली राजनीति करी है नीतीश कुमार जी ने, कुछ मैं टर्म से मैंने देखा और आपने भी देखा, आपने भी क्या देखा, पूरे बिहार ने और पूरे हिंदुस्तान ने देखा, इनका खुद का पैर एक जगह नहीं टिक पाया। पलटी मारते आए। पलटी तो मैं पलटी शब्द नहीं कहना चाहूँगा, इस चीज़ को लोग बोलते हैं, उसी चीज़ को हम कोट कर रहे हैं, इसको क्लेवर माइंड बोलते हैं। लेकिन मैं वही फिर से मैंने बोला कि कई बार है ना क्लेवर माइंड, हाँ, ज़्यादा चालाकी आपको गड्ढे में ले जाती है। इनका आपने देखा कि कई बार आरजेडी से गठबंधन कर लिया, कई बार बीजेपी से कर लिया, कई बार इन्होंने मांझी जी के पार्टी से कर लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से कर लिया। ये ठीक नहीं है, कर लिया, करने के बाद भी कमान इन्होंने खुद अपने पास रखी, ये सबसे बड़ी चालाकी है। इसको आप चालाकी कहेंगे? कमान खुद रखना और मुख्यमंत्री की गद्दी पे खुद बैठे रहना, ये चालाकी है। तो भैया आज के टाइम में तो आप भी रोटी खा रहे हैं, मैं भी रोटी खा रहा हूँ, और लोग भी रोटी खा रहे हैं। भगवान ने बुद्धि, ऊपर वाले ने सबको बुद्धि दी है। इन्होंने इन्होंने अभी ये खेल खेल गए, जो भी कहिए, आरजेडी से नाराज़गी, मेरे को तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ और 50-50 का जो इन्होंने सीटें आवंटित कर दी, फार्मूला जो अपना लिया, ये इनको लेट होगा। अच्छा ये बताइए, अब तो राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन एक सवाल अब नीतीश कुमार जी की हो गई है तो परिवारवाद भी जुड़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार में नीतीश कुमार जी खुद मुखर होकर परिवारवाद पर चोट करते थे, लेकिन आज के दौर में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पद से हटना और उन्हें राज्यसभा भेजना, ये कोई आम चीज़ नहीं है, कुछ साजिश नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंट अब जाकर हुआ है।
ये बहुत बड़े लेवल से चल रहा है, बहुत बहुत पहले से चल रहा पटकथा है। पहले से बिल्कुल तो है बिल्कुल, स्टोरी ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल रूप में इसको जनता के सामने मतलब लाना था। और ये चीजें देखिए, कोई भी नहीं चाहता इतने बड़े पद को छोड़कर, और आप भी समझदार हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़कर कोई राज्यसभा जाता है क्या? नहीं जाता। ये पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में इसकी आलोचना हो रही है और इस चीज़ पे बहस हो रही है कि एक मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा, मुझे भी हजम नहीं हो रहा, दूसरा आपको भी हजम नहीं हो रहा। परिवारवाद पर और एक आपने बोला परिवारवाद का आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, मैं इससे पहले एक आ रहा हूँ, इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। इसका उदाहरण है परिवारवाद। आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं दीपक प्रकाश जी, ऐसे ही नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत जी। इन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा? आपका आंसर उसी क्वेश्चन का अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। क्या कोई चुनाव लड़ा इन्होंने? कैसे इतने बड़े पद में? तो आप मानते हैं कि इन सारी चीज को देखकर लोग के मन में घृणा पैदा होता होगा? घृणा पैदा करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ये लेना पड़ेगा कि आपको राजनीति में आनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे हमारी बहन बेटियां हों। आप देखेंगे कि लड़कियां कितनी आ रही है, डर के मारे नहीं आ रही पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनका माइंड सेट कर दिया गया है कि ये सत्यप्रकाश जी, पहले कहा जाता था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, अब उसी तरीके का नहीं लगता है कुछ पॉलिटिक्स इस तरह का? बिल्कुल सेम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है कि राजा का बेटा कहते थे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है, ये कमी आपकी है, ये कमी जनता की है। उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें एक कदम उठाना पड़ेगा, और कदम ये है केवल ओनली कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स की चीज़ों को समझना पड़ेगा। वरना आज नहीं, आपकी कई पीढ़ियों तक ऐसा ही चलता रहेगा और राजा का बेटा राजा बनता रहेगा और आप और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसको आप मानते हैं कि विश्व अभी वैश्विक संकट से गुजर रहा है, जिसमें भारत भी इसका हिस्सा है? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी वैश्विक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र, जब से ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा है, उसके चलते पूरे ही खाड़ी देश में, पूरे गल्फ कंट्री जितनी भी है, सारे प्रभावित है। और नॉट ओनली फॉर गल्फ कंट्री, वी कैन से द इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना आल्सो, यस, ये सारे इंक्लूडेड है। और चाहे आप इसको जिस तरीके से देखें, लेकिन वैश्विक आर्थिक स्थिति तो हुई है, क्योंकि हमारे पास आज तो भारत के प्रधानमंत्री को ऐलान करना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक और ईंधन को बचाइए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं उतना नहीं लेता सीरियसली, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे आदरणीय है, मैं वैसे नहीं कहना चाह रहा, जो व्यक्ति कोरोना काल में लोगों से थालियां पिटवा दियो, ढोल नगाड़े पिटवा दियो, और उस चीज़ के लिए अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने या देश के सामने एक शब्द में माफ़ी भी ना मांगे हो, मैं इस चीज़ को कैसे मानूं? वो तो ऐसे आज वो तो ये भी कह सकते हैं कि लोग भाई खाना मत खाओ, 10 दिन आप भूख हड़ताल करो, ताकि जो सामान बचे वो हम कहीं और भी बेच सकें। आप एनर्जी के क्षेत्र में देखिए, हमारा ईरान पे क्या था, ईरान से हमारे पास एनर्जी आती थी, अब एनर्जी कट गई, आपके पास और तो संसाधन है भाई। हम एक चीज़ देख लेते हैं कि चले ईरान में युद्ध हो रहा है, और जगह पे अमेरिका में युद्ध हो रहा है, इजराइल में युद्ध हो रहा है, अगर उनके यहाँ पे आर्थिक संकट आती है तो मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्राइसिस हो रही है, फिर आपकी, हमारी और गवर्नमेंट की फिर क्या तैयारी है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? एक प्रधानमंत्री, एक देश का नंबर 1 आदमी आकर अगर ऐसे बोल दे, डरा दे, ये डरा रहे हैं, लोगों को डरा दें कि आप सोना मत खरीदिए, आप ये मत खरीदिए, आप भाई आप खाने के लिए भी मना कर दीजिए, रोक लगा दीजिए, भाई खाना मत खाओ। अगले दिन आप कह देना कि ऑक्सीजन मत लो। ये कोई प्रधानमंत्री के बोल है? मुझे तो नहीं लगता। वैश्विक स्थिति है। और दूसरी बात,
भारत ने आज तक युद्ध नहीं लड़ा ऐसी स्थिति में, अभी करंटली में तो युद्ध नहीं लड़ा, बिना युद्ध लड़े सिलेंडर नहीं मिल रहे, कमर्शियल गैस नहीं मिल रहे, पेट्रोल की महामारी हो गई, फैक्ट्रियां सारी बंद होने की नौबत पे आ गई। मैं आप औरंगाबाद जिला से हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन इसको जहाँ फैक्ट्री की आपने बात कहा तो एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सच में बिहार में इंडस्ट्रीज तो लगा है, जैसे कि श्री सीमेंट हो गया, एनटीपीसी आए हैं, इससे क्या आम आवाम आम जनता को फ़ायदा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब इंडस्ट्री जब लगती है रोड मैप के अनुसार लगती है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे परमिशन वगैरह देती है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो लोकल लोगों का फ़ायदा होता है, लेकिन इसके कई कंपनियों के दुष्परिणाम भी होते हैं। जो कंपनियां असल में लगनी चाहिए थी, जैसे ऑटो इंडस्ट्री कितनी है औरंगाबाद के अंदर छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर कितनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो OEM कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, निसान हो, हीरो मोटरसाइकिल हो, बजाज मोटरसाइकिल हो, कोई भी नहीं है। बड़ी बड़ी कितनी कंपनियां हैं यहाँ पे, आप बता दीजिए, कोई भी नहीं। क्यों नहीं है? भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिहार की गवर्नमेंट कर क्या रही है? आपका वो तो बोलती है केंद्र कि पलायन रोकेंगे। सर, केंद्र में भी आपकी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी आप ही की है, तो आप कर क्या रहे हैं? इतनी तो आपकी बातचीत होती होगी कि कुछ इंडस्ट्री आप ला सकते हैं, जो इंडस्ट्रियां कहीं भी नहीं लग रही वो आपने आकर लगा दिया यहाँ पे। अब श्री सीमेंट का आपने नाम लिया, श्री सीमेंट का क्या हाल कर रखा है पूरे औरंगाबाद जिला में। मैं तो ये हैरान हूँ कि श्री सीमेंट को परमिशन कैसे मिल गया शहर के बीचों बीच लगाने के लिए, प्लांट कैसे लगा लिया। और यहाँ के लोकल बॉडी, इतने NGO वगैरह हैं, इतने ट्रस्ट हैं, इतने आपके कॉलेजेस हैं, इन्होंने कितने दिन हड़ताल किए। यहाँ के DM क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि औरंगाबाद जिला ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आपको पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिलेगा। पानी तो अभी भी पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, अभी भी खरीद कर पहुंचेगा, खरीद कर पीना पड़ेगा। सर, आपके पास पैसे हैं, आप खरीद लेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे खरीद पाऊंगा? मैं तो प्यासा ही मर जाऊंगा। ये जो डस्ट उड़ रहे हैं, पानी कंज्यूम हुआ है, आबो हवा बदला है, वातावरण खराब हुआ है। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी जो बच्चे 5 साल से नीचे के हैं, उनके लिए ये शहर जहर है। शहर जहर है? हाँ, आप इसको, शहर को, पूरे औरंगाबाद को एक जहर मान सकते हैं। ये जितने भी डस्ट उड़ रहे हैं ना, ये मैं ये नहीं कह रहा, आप ये गूगल पे सर्च कीजिए, आप ये इसके बारे में आप कहीं से भी पता करवाइए। ये जो डस्ट है ना, इतना खतरनाक है कि ये पूरे शहर को आने वाले टाइम में ये कैंसर का रूप दे देगा। मैं इतना बता रहा हूँ आपको। तो आप ऐसी इंडस्ट्री लगा रही हैं। अगर आपको सीमेंट, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है कि यहाँ पे कई लोगों को रोजगार भी दिया है श्री सीमेंट ने, लेकिन श्री सीमेंट के लिए एक जगह है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक जगह है, आपने शहर के बीचों बीच में लगा दिया। आपने परमिशन कैसे दिया? मैं तो हैरान हूँ। मापदंड होते हैं किसी भी, अगर इस कैटेगरी का जो भी फैक्ट्री, मैं वही कह रहा हूँ कि परमिशन कैसे मिल गया? इंचार्ज में लगता है, बीचों बीच नहीं लगता। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए तो जनप्रतिनिधि ही ना आगे आएंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि आपको पता ही है, जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं बोल रहा, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। अगर जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर ये प्लांट चल रहा है तो कहीं ना कहीं पैसे वगैरह लेके ये चल रहा है। मैं आपको रियल, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी बात बता देना चाहता हूँ। सब मैनेज। एनटीपीसी का क्या हाल है? एनटीपीसी का वही सीन है। एनटीपीसी का जो डस्ट है, जो राख है, वो कहाँ जा रहा है? वो भी मतलब रेसिडेंशियल्स के बीच कहाँ जा रहा है, आप बताइए ना। और फैक्ट्री कहाँ पर है, आप बता दीजिए, कहाँ पे है फैक्ट्री? आप, मैं हालत बता दूं, आप यहाँ से इस मोड़ से आप निकल जाइए। सीएसआर के तहत में काम भी करती है जनता के लिए, आपको क्या लगता है? सर, मैंने तो हो सकता है कि दे रहे हो, ये सीएसआर में कंपनियां फंडिंग दे रही हो सकता है श्री सीमेंट भी दे रहा हो और एनटीपीसी भी दे रहा हो, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि सीएसआर का पैसा है जो कंपनियों को देना। कुछ दिन पूर्व देखा था, साइकिल बांटे थे बच्चियों के बीच में, सर, एनटीपीसी वाले। आपने 100 बच्चों को बीमार करके 500 बच्चों में आप साइकिल बांट दीजिए, वो साइकिल किस काम का? आप इस चीज़ को समझिए। 1000 लोगों का पानी छीनकर
1000 लोगों का पानी छीनकर आप 200 लोगों में बिस्लेरी बांट दीजिए, किस काम का? मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। इसको कैसे देखते हैं? एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि हमने हर तरह का बात को आपके साथ में शेयर किया, आपसे समझा, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, जो भाजपा सरकार अभी बिहार में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है और बहुत ही ताकतवर सरकार है, लेकिन इन सब के बीच में जो गौ हत्या और गौकशी, इस सारी चीज़ों पर अभी तक विराम नहीं लगा है, लेकिन भाजपा का एजेंडा में लगभग शामिल था शुरुआती दौर से। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, भाजपा जो बीजेपी है वो सरकार में आई इसी मुद्दे पे थी। मैं आपको बता दूं, आप इसको गहराई से आप देखेंगे, जो बीजेपी सरकार है वो आई थी कि हम गौ हत्या बंद करवा देंगे, सबसे बड़ा एजेंडा था इनका। आप जितने भी बड़े बड़े जो आप इनके जो बाबा लोग वगैरह हैं, आप उनके भाषण सुन लीजिए। आप ये 10 साल 15 साल पहले के आप निकाल लीजिए, आप क्लिप आपको न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, एजेंडा में शामिल था, एजेंडा में शामिल था। लेकिन गौ हत्या में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, गौ हत्या बंद करवाना कोई आम चीज़ नहीं है। ये किसी में भी दम नहीं है, ना मेरे में दम है, ना आप में दम है, ना किसी और में दम है। ये ना बीजेपी में दम है, ना, चाहे मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा ना, किसी भी पार्टियों में दम नहीं है। इसका मैं आपको खेल बता देता हूं क्यों नहीं है, कारण क्या है। किसी कारण की वजह से ये नहीं बन पा रहा हो। आप आज की डेट में देखेंगे कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, मैं इधर का नहीं बता सकता, मैं पहले के मैं एक एनजीओ का मैं वो आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर पूरी दुनिया में, कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, क्यों बंद क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बता रहा हूँ, एज लाइक वियतनाम, यूएई, सऊदी अरबिया, ये मेजर कंट्री है जहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बंद नहीं हो पा रहा है, मैं इस पे आ पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बंद हो पा रहा है कि आप देखेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी का भी एक गाय का बछड़ा समझ लीजिए, या एक भैंस का बछड़ा समझ लीजिए, या भैंस ही समझ लीजिए, गाय समझ लीजिए। एक भैंस का जब कटिंग करते हैं, ये शब्द यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है, बंद नहीं है। एक गाय को आप कितने में खरीदते हैं? आप बताइए मेरे को, एक एग्जांपल बताइए। 40,000, 45,000, 40,000। आपने एक नॉर्मल गाय खरीद लिया 40,000, 40,000 की आपने वैल्यू लगा दी। लेकिन वही गाय जब वो कटिंग हो गई, जब उसका बीफ तैयार हुआ, मीट प्रोसेस हो गया, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्सपोर्ट हो रही हैं कंट्रियां, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था, वियतनाम या यूएई या सऊदी अरबिया, जितने भी है कंट्रियां जो मेजर जो सप्लाई लेते हैं इंडिया से, आज के डेट में आप गूगल कर लीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज के डेट में बीफ का रेट लगभग 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मिलेगा आपको केजी में। एवरेज आप कितना लगा रहे हैं रेट? 1,000 लगा लीजिए भाई, 500 से लेकर 2,000 के बीच में है रेट बीफ का, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग। टोटली आप समझ लीजिए। हाँ, टोटली मैंने एवरेज आपको रेट बता दिया 1,000 रुपये। एक गाय को जब वही कटिंग करते हैं तो एक गाय से जो लगभग मीट है कितना निकलता होगा, आपको अंदाजा है? 200 केजी आराम से निकल जाता होगा। 150 केजी मान लीजिए, 2 लाख 3 लाख का हो गया। कितने का हो गया? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 लाख का हो गया, 2 लाख का। अब कहाँ 40,000 और कहाँ ये वैल्यू? अब ये जो कंपनियां जो रन कर रही हैं, क्यों होती है कि मैं आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। पब्लिक ये कंपनियां जो है, इतना प्रॉफिट आपको बता दीजिए किस बिजनेस में है, इतना गुना बिजनेस किस बिजनेस में है पैसा? तो कहीं ना कहीं किसी के भावना से तो ठेस पहुंच रहा है। सर, इस दुनिया में भावना से कुछ नहीं होता, यहाँ पे बिजनेस है और ये बिजनेसमैन बैठे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, और ये सब चुप है। और जब तक ये फंड मिलते रहेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये व्यापार चलता रहेगा। ना आप में दम है बंद करवाने का, ना मेरे में दम है, ना किसी पार्टी में दम है। ये मैं खुला बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण यादव, सत्या यादव, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो,
चाहे भाजपा की राजनीति हो, आरजेडी की राजनीति हो, जदयू की राजनीति हो, पूरे बेबाकी की तरफ से, अपने तरफ से पूरे बेबाकी अंदाज में हर बात का, हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया। साथ साथ अपने गृह जिला औरंगाबाद पर भी बात की। इन्होंने कहा कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। युवाओं की बात की, पॉलिटिक्स में युवाओं की जरूरत कितनी है और कितनी अहमियत है, इसको भी समझने की जरूरत है। अगले बार जब आएंगे तो नए अतिथि के साथ में इसी एपिसोड में। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।